सोचो, एक ऐसा इंसान जिसके एक फोन कॉल से जंगल में छुपी आर्मीज को टैंक्स मिल जाते थे और डेजर्ट के बीच लड़ रही मिलिट्रीज को AK-47 की बारिश हो जाती थी। एक ऐसा आदमी जिसे दुनिया मर्चेंट ऑफ डेथ कहने लगी, पर उसके अपने मुल्क में उसे एक बिजनेसमैन, एक पैट्रियट और एक सर्वाइवर माना गया। यह कहानी विक्टर बाउट की, एक पुअर सोवियत लड़के की जो दुनिया का सबसे बड़ा आर्म डीलर्स बन गया। 13 जनवरी 1967 ताजिक SSR के एक छोटे से गाँव में एक आम से घर में एक आम सा परिवार रहता था। पिताजी एक मैकेनिक थे और माँ एक बुक कीपर। पर विक्टर ऑर्डिनरी नहीं था, उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी जुबान। छोटी उम्र से ही लैंग्वेजेस सीखने का शौक था उसमें, अरेबिक, फ्रेंच, पोर्चुगीज, इंग्लिश और बाद में अफ्रीकन डायलेक्ट्स भी। जहाँ लोग एक ही लैंग्वेज में उलझ जाते हैं, विक्टर छोटी सी उम्र में दुनिया से बात करने के लिए रेडी हो गया था। वो कहता था लैंग्वेज ही दुनिया का दरवाजा होती है, और सच में उसके लिए ये था भी। 1980s के दौरान विक्टर ने सोवियत मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस को ज्वाइन किया था। यहाँ वो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं था, एक एसेट था। मिलिट्री इंटेलिजेंस उसे ट्रेनिंग देने लगी। इस वक्त विक्टर ने अपनी नेटवर्किंग और सर्वाइवल की असली स्किल्स डेवलप की। और फिर मोजाम्बिक, अफ्रीका का एक छोटा मुल्क जहां USSR अपने अलाइज को सपोर्ट कर रहा था, यहाँ विक्टर ने देखा कि वॉर का असली बिजनेस क्या होता है। जंगल, पॉवर्टी और सबसे बड़ी डिमांड वेपन्स होती है। 1991 सोवियत यूनियन टूट गया था, एक एम्पायर खत्म हो गया, पर विक्टर जैसे लोगों के लिए नए रास्ते खुल गए। सोवियत वेयर हाउसेस में पड़े थे हर तरह के माल, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, थाउजेंड ऑफ AK-47, सरफेस टू एयर मिसाइल, सब कुछ बेकार और ऐसे ही अबेंडेंड पड़ा था। जहाँ दूसरे सोवियत ऑफिसर्स इस कोलैप्स को अपनी ट्रेजेडी समझ रहे थे, विक्टर ने इसे अपना गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनाया। उसने खरीदे पुराने एंटोनोव कार्गो प्लेन्स और एस्टेब्लिश किया अपना पहला बिजनेस, एयर सेस, शारजाह UAE। 1991 विक्टर ने अपना पहला ऑफिस खोला और एयर सेस शुरू किया। कंपनी का फ्रंट था कंज्यूमर गुड्स और ह्यूमैनिटेरियन एयर ट्रांसपोर्ट, पर असली बिजनेस क्या था? वेपन्स। अब अफ्रीका, मिडल ईस्ट और लैटिन अमेरिका के जंगल्स में जो भी लड़ रहा था, उनके पास एक नया सप्लायर था, और ये सप्लायर कोई छोटी मोटी चीज नहीं बेच रहा था। वो खुद के एंटोनोव प्लेन्स में पूरा एडिशनल ले जाता था और एक नई दुनिया की जंगों का आर्किटेक्ट बन रहा था। यहाँ पे एक सीख है, जिंदगी का हर क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी भी होता है, पर यह अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ ले जाए, ये आपकी चॉइसेस डिसाइड करती है। विक्टर ने कोलैप्स का फायदा उठाया, पर जो रास्ता उसने चुना वो खतरनाक था। शारजाह के एक छोटे से ऑफिस से शुरू हुई एयर सेस धीरे धीरे एक ग्लोबल नेटवर्क बनने लगी। विक्टर ने पुराने सोवियत एंटोनोव प्लेन्स खरीदे, उन्हें रिपेयर कराया और उनसे बनाया अपना बिगेस्ट वेपन, लॉजिस्टिक्स। उसके पास सिर्फ कार्गो प्लेन्स नहीं थे, उसके पास एक पूरा इनविजिबल नेटवर्क था। ये प्लेन्स अफ्रीका के जंगल, एयर स्ट्रिप्स पे उतरते, वॉरलॉर्ड्स को वेपन सप्लाई करते और वापस कंज्यूमर्स गुड ले आते। पेपर वर्क में सब लीगल दिखता था, पर अंदर की क्रेज पूरे ब्लैक मार्केट वेपन से भरी होती थी। सबसे ज्यादा डिमांड थी अफ्रीका से। एंगोला, लियोन, लाइबेरिया, हर जगह सिविल वॉर्स चल रहे थे। गवर्नमेंट्स भी खरीद रही थी, रेबल्स भी खरीद रहे थे, और बीच में एक बंदा था जो दोनों के बीच रहा था, विक्टर बाउट। एंगोला के सिविल वॉर में विक्टर ने दोनों साइड्स को सप्लाई किया। गवर्नमेंट को टैंक्स और एम्यूनेशन दिए, और UNITA रेबल्स को राइफल्स और RPGs। ये वह जंग थी जिसमें डायमंड्स के बदले वेपन्स दिए जाते थे, इसलिए इसे ब्लड डायमंड वॉर भी कहा गया। सोचो, एक प्लेन लैंड करता है, क्रेज खुलती है और राइफल्स निकलकर सीधा जंगल में लड़ने वाले बच्चों के हाथ में पहुंच जाती है। विक्टर का नाम हर वॉरलॉर्ड की जुबान पे था, पर उसका चेहरा हमेशा शैडो में रहता था। इस दौरान विक्टर मिला एक और पावरफुल आर्म्स ब्रोकर से, पीटर से। बुल्गारिया का एक पुराना आर्म्स डीलर था। पीटर के पास पुराने सोवियत स्टॉक पाइल्स की एक्सेस थी, और विक्टर के पास थे प्लेन्स और नेटवर्क। दोनों ने मिलकर एक अनबीडेबल सिस्टम बना दिया। पीटर वेपन्स अरेंज करता, विक्टर उन्हें दुनिया के कोने कोने तक डिलीवर करता। इस पार्टनरशिप ने विक्टर को एक और लेवल पे पहुंचा दिया। अब वो सिर्फ एक ट्रांसपोर्टर नहीं था, अब वो एक ग्लोबल आर्म्स मोगल था। शारजाह में उसने डजन्स ऑफ फ्रंट कंपनीज बनाई, एयर सेस, एयरबस, ट्रांस एविएशन। पेपर वर्क में सब क्लीन दिखता था। ऑफिशियली ये कंपनीज मेडिसिन, फूड या माइनिंग इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट करती थी, पर असली कार्गो सिर्फ सिलेक्ट क्लाइंट्स के लिए होता था, गवर्नमेंट्स, मिलिट्रीज और टेररिस्ट ग्रुप्स। और सबसे बड़ी बात, विक्टर का नाम कभी पेपर पे डायरेक्टली होता ही नहीं था, सब कुछ एक लेयर के पीछे होता था। अगर कोई पकड़ा भी जाता तो ब्लेम उस पर आता, विक्टर हमेशा सेफ रहता। यहाँ एक सीख है, पावर सिर्फ चीजों के पास होने से नहीं आती, पावर उस सिस्टम के पास होती है जो चीजों को डिलीवर कर सकता है। विक्टर ने समझा कि असली पैसा और कंट्रोल लॉजिस्टिक्स में है, लेकिन जिस सिस्टम को उसने बनाया वो इंसानियत के लिए एक कर्ज बन गया था। 1990s के बाद अफगानिस्तान में भी विक्टर का रोल सामने आया। तालिबान और नॉर्थर्न अलायंस दोनों को वेपन्स की जरूरत थी, और सप्लाई लाइन विक्टर बाउट। सोवियत एरा के हेलीकॉप्टर, सरफेस टू एयर मिसाइल्स और राइफल, सब कुछ उसके प्लेन्स डिलीवर कर रहे थे। और आयरनी देखो, जिस सोवियत
आर्मी ने अफगानिस्तान में जंग लड़ी थी, उन्हीं के प्लेन्स और उन्हीं के हथियार विक्टर के नेटवर्क के थ्रू उन्हीं माउंटेन्स में वापस जा रहे थे। वॉर एक साइकिल बन चुकी थी और विक्टर उसके सेंटर में था। 1990s के एंड तक विक्टर का नेटवर्क इतना बड़ा हो गया था कि उसका नाम यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में आने लगा। यूएन ने लिखा एक बंदा है जो लॉ तोड़कर हर तरफ वेपन सप्लाई कर रहा है। मीडिया ने उसको एक नाम दिया, मर्चेंट ऑफ डेथ। डायमंड के बदले वेपन्स, ड्रग्स के बदले हेलीकॉप्टर्स, विक्टर का नेटवर्क सब कवर करता था। लाइबेरिया का डिक्टेटर चार्ल्स टेलर हो या कोंगो के वॉरलॉर्ड्स, सब विक्टर के क्लाइंट थे। हर जगह खून बहता था और हर जगह एक प्लेन लैंड करता था जिस पर लिखा होता था एयर सेस। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट भी उसे यूज करती थी। जब उन्हें यूएन सेंसेशन तोड़ने होते, ह्यूमैनिटेरियन एड के साथ छुपकर वेपन्स भेजने होते, तो एक ही नाम याद आता, विक्टर बाउट। सन 2000 में यूएन ने विक्टर की कंपनीज में बैन लगाना शुरू कर दिया। एयर सेस, एयरबस, ट्रांस एविएशन, एक एक करके सब ब्लैकलिस्ट होने लगी। लेकिन विक्टर के पास सोल्यूशन रेडी होता था। एक कंपनी बंद होती, वो दूसरी खोल लेता। पेपर वर्क नहीं होता था, प्लेन्स पुराने होते थे और कार्गो में वही डेथ का सामान होता था। ये गेम चूहे और बिल्ली वाला बन गया था। यूएन और वेस्टर्न एजेंसीज उसे पकड़ने की कोशिश करती और विक्टर हर बार अपनी आइडेंटिटी छुपाकर बच जाता। उसके पास फेक पासवर्ड थे, दूसरे नाम थे। एक यूएन ऑफिशियल ने तो ये भी कह दिया था, व्हेरेवर देयर इज अ वॉर, विक्टर बाउट इज नेवर फार बिहाइंड। यूएस एजेंसीज ने भी विक्टर पे ध्यान देना स्टार्ट किया। 9/11 के बाद टेररिज्म से लिंक सप्लाई चेन्स को तोड़ना उनका टॉप प्रायोरिटी बन चुका था। रिपोर्ट्स है कि विक्टर ने तालिबान तक को वेपन सप्लाई किए। अब अमेरिका के लिए वो सिर्फ एक स्मगलर नहीं था, एक ग्लोबल थ्रेट भी बन गया था। CIA और DEA दोनों उसके पीछे लग गई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि विक्टर कभी सीधा ऑपरेट करता ही नहीं था। हर जगह उसके बीच के बंदे थे, पेपर वर्क क्लीन था और प्लेन्स की क्रेस में हमेशा डुअल यूज गुड्स होते थे। एक क्रेट में फूड तो दूसरे में राइफल्स। 2008 में USDA ने डिसाइड किया कि अब विक्टर को पकड़ना ही होगा। उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन प्लान किया। DEA एजेंट्स ने खुद को FARC कोलंबिया का रेबल्स बताया। उन्होंने विक्टर को अप्रोच किया और डिमांड रखी 100 सरफेस टू एयर मिसाइल्स की, ताकि वो अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स गिरा सके। विक्टर बैंकॉक आया। उसने मीटिंग में खुद कहा, हमारी दुश्मनी अमेरिका से कॉमन है, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम्हें चाहिए। उसने उन्हें मिसाइल्स, राइफल्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की डील कंफर्म की और बस वही उसका डाउनफॉल था। जब वो मीटिंग रूम से निकला, थाई पुलिस और DEA एजेंट्स ने उसे घेरा और अरेस्ट कर लिया। 20 साल से जिसे दुनिया ढूंढ रही थी, वो फाइनली पकड़ा गया था। और यहाँ तीसरी सीख भी मिलती है, जब आप सिस्टम को तोड़कर चल रहे होते हो तो एक दिन वो सिस्टम आपको तोड़ देता है। विक्टर जितना भी क्लेवर था, एक गलत सेंटेंस, एक गलत मीटिंग और उसका पूरा एम्पायर गिर गया था। रशियन डिप्लोमेट्स ने उसे बचाने की कोशिश की। थाई कोर्ट्स में लॉन्ग लीगल बैटल चले। एक तरफ रशिया उसको अपना बिजनेसमैन बोलकर इनोसेंट दिखा रहा था और दूसरी तरफ US उसको सबसे बड़ा आर्म्स ट्रैफिकर डिक्लेयर कर रहा था। 2 साल के बाद 2010 में विक्टर बाउट को अमेरिका एक्स्ट्राडाइट कर दिया गया। सोचो, एक बंदा जो एक दिन अपने खुद के प्लेन्स के एम्पायर में ऊपर था और अगले दिन ही वो थाई जेल के छोटे से सेल में बंद था। दोस्तों, एक वक्त था जब विक्टर के पास अपना खुद का एयरफोर्स था और एक वक्त आया जब उसके खिलाफ न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में सबूत पेश किए गए। यह पार्ट था उसकी ट्रायल का, कन्विक्शन और एक ऐसा ट्विस्ट जो हॉलीवुड मूवी से कम नहीं था। 2010 में विक्टर बाउट को अमेरिका एक्स्ट्राडाइट किया गया। न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसके खिलाफ केस चला था। चार्जेस थे कॉन्स्पिरेसी टू किल US सिटीजन्स, कॉन्स्पिरेसी टू किल US ऑफिसर्स, कॉन्स्पिरेसी टू एक्वायर एंड एक्सपोर्ट एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स, प्रोवाइडिंग मटेरियल सपोर्ट टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन FARC। प्रोसिक्यूटर्स ने कोर्ट में एक लाइन बार बार रिपीट की, ही वॉज रेडी टू आर्म एनीवन एनीवेयर इफ द प्राइस वॉज राइट। कोर्ट में DEA एजेंट्स के सेक्रेटली रिकॉर्डेड टेप्स बजाए गए। उनमें विक्टर ओपनली डिस्कस कर रहा था कि कैसे मिसाइल्स, राइफल्स और एक्सप्लोजिव सप्लाई किए जा सकते हैं और उसका फेमस डायलॉग भी सुनाया गया, वी हैव द सेम एनिमी। ये एक डैम प्रूफ बन गया। विक्टर ने अपनी तरफ से बोला, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं कभी किसी टेररिस्ट को वेपन्स देने के मूड में नहीं था। उसकी वाइफ एला और उसकी बेटी एकदम मीडिया के सामने आई और बोला कि विक्टर इनोसेंट है। रूसिया ने भी यही कहा, ये एक पॉलिटिकल ट्रायल है, US ने बस एक स्केपगोट बना लिया है। 2 नवंबर 2011 को ज्यूरी ने विक्टर बाउट को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया था। 2012 में उसको 25 साल की फेडरल प्रिजन सेंटेंस मिली। जज सायरा ने बोला, विक्टर बाउट वाज रेडी टू सेल वेपन्स दैट कुड किल हंड्रेड्स ऑफ अमेरिकन्स, ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट ही वाज डूइंग। उसके बाद विक्टर को भेजा गया USP मैरियन, इलिनॉइस के एक हाई सिक्योरिटी फेडरल प्रिजन में। वहाँ उसने अपना टाइम पेंटिंग, रीडिंग और योगा में बिताना शुरू किया। और अब आता है सबसे बड़ा सिनेमैटिक ट्विस्ट। दिसंबर 2022 US और रशिया के बीच एक हाई प्रोफाइल प्रिजनर स्वैप डिसाइड हुआ। एक तरफ था विक्टर बाउट, मर्चेंट ऑफ डेथ, दूसरी तरफ थी ब्रिटनी ग्राइनर, एक अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर जो रशिया में ड्रग चार्जेस पर फंस गई थी। एक फ्रोजन टैरमैक पर विक्टर बाउट और ब्रिटनी ग्राइनर दोनों को एक्सचेंज किया गया और
14 साल बाद विक्टर वापस रूसिया आ गया एक हीरो की तरह। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो जरूर शेयर करो और कमेंट में बताओ आपके हिसाब से विक्टर वाउट एक शैतान था या सिस्टम का एक विक्टिम।